ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ज़िंदगी के रास्ते अजीब होते हैं। कभी आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है और अगले ही पल ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए कुछ और सोच रही है। यह कहानी उसी शक्ति की बात करती है जो ना दिखती है न सुनाई देती है, फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ चलती है। यह कहानी है मनोज की, जो एक छोटे से शहर का साधारण सा इंसान था। ना उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना था, ना कोई बड़ी उम्मीद। लेकिन जब जिंदगी ने उसे एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा किया, तो उसे समझ आया कि शायद कुछ चीजें हमारे समझने से परे हैं। मनोज तिवारी मध्य प्रदेश के एक शहर सूरजपुर में रहता था। सूरजपुर कोई बड़ा शहर नहीं था, ना ही कोई ऊंची इमारतें थी, ना बड़ी बड़ी सड़कें। यहाँ की जिंदगी धीमी थी। मनोज की उम्र थी 38 साल। वह छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसके पिता ने उसे सौंपी थी। दुकान ज्यादा कमाई नहीं देती थी, लेकिन मनोज के लिए इतना काफी था कि 2 वक्त की रोटी चल जाए। उसकी पत्नी प्रिया घर संभालती थी और उसका बेटा अंकित 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मनोज का स्वभाव बड़ा सादा था, न ज्यादा बोलना ना ज्यादा हंसना। लोग कहते थे कि वह अपनी दुनिया में खोया रहता है। उसे ना त्योहारों का शौक था, ना मंदिर जाने की आदत। प्रिया अक्सर कहती, मनोज कभी भगवान को भी याद कर लिया करो, सब उसी के हाथ में है। मनोज हंसकर टाल देता, अरे भगवान को मेरे जैसे छोटे आदमी से क्या मतलब, वो तो बड़े बड़े लोगों के लिए है। प्रिया चुप हो जाती। प्रिया की बातें सुनकर मन ही मन उसे लगता कि मनोज का रवैया ठीक नहीं है। सूरजपुर में एक पुराना शिव मंदिर था, उस जिसे लोग बड़ी श्रद्धा से पूजते थे। हर सोमवार वहां भीड़ लगती थी। लोग दूर दूर से आते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और अपनी मनोकामनाएं मांगते। मनोज की दुकान उस मंदिर से बस 2 गलियां ही दूर थी, लेकिन उसने कभी वहां कदम नहीं रखा। उसे लगता था कि यह सब समय की बर्बादी है। जो लोग मेहनत से करेंगे, मेहनत से ही फल मिलता है। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। एक दिन मनोज को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सुबह उठते ही उसे चक्कर आया। उसने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई। उस दिन वह दुकान गया, लेकिन दोपहर होते होते उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसने गोली खाई और वह घर लौट आया। प्रिया ने कहा, डॉक्टर को दिखा लो। उसने ऐसा कहने पर भी डॉक्टर को नहीं दिखाया। सोचा कि थोड़ी थकान है, कल को ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगले दिन उसकी हालत और भी बिगड़ गई। आंखों के आगे अंधेरा और धुंधलापन सा छाने लगा। तब प्रिया ने जिद की कि आखिरकार मनोज को बाहर शहर में ही दिखा के लाना पड़ेगा। वहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई और जो सुना उसे सुनकर मनोज और प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, मनोज जी, आपको ब्रेन ट्यूमर है, यह काफी बढ़ चुका है, ऑपरेशन का रिस्क बहुत है और ईमानदारी से कहूँ तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, शायद 6 महीने, उससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिए। प्रिया रो पड़ी। मनोज चुप रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहें क्या करें। उस रात वह सो नहीं सका। बार बार डॉक्टर की बात उसके कानों में गूंजती रही, 6 महीने, बस 6 महीने। उसने सोचा, मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरे साथ यह हो रहा है। पहली बार उसे अपनी जिंदगी इतनी छोटी लगी। मनोज के लिए अगले कुछ दिन धुंधले से गुजरे। अस्पताल से लौटने के बाद वह घर के कोने में बैठा रहता। न दुकान जाने की हिम्मत थी, न किसी से बात करने की। प्रिया हर पल उसकी आंखों में उम्मीद ढूंढती, लेकिन मनोज का चेहरा पत्थर की तरह हो गया। ना ही उसके ऊपर कोई असर पड़ता था। वह सारा दिन चिंता में ही रहता था। अगर उसके बेटे अंकित ने पूछा कि पापा आपको क्या हुआ है, तो उसने उसको कुछ भी नहीं बताया। अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा के बीच यह सन्नाटा क्यों छाया है। प्रिया ने बस उसे इतना कहा कि पापा को थकान हो गई है, कुछ दिन आराम करेंगे। लेकिन अंकित की नन्ही आंखें कुछ और ही सवाल पूछ रही थी। सूरजपुर में खबरें हवा की तरह फैलती थी। जल्दी ही मोहल्ले वालों को पता चल गया।
मनोज को कोई गंभीर बीमारी है, कोई सहानुभूति दिखाने आता तो कोई सलाह देने। पड़ोस की शर्मा आंटी ने कहा, प्रिया इसे बड़े शहर ले जाओ, वहाँ बड़े डॉक्टर हैं, कुछ तो रास्ता निकलेगा। दूसरी तरफ दुकान के पास चाय की टपरी वाला रामू बोला, मनोज भाई यह सब पिछले जन्म का फल है, अब भगवान का नाम लो, वही बचा सकता है। मनोज इन बातों को सुनता और ही मन सोचता, भगवान अगर वो होता तो यह सब क्यों होता। एक शाम प्रिया ने हिम्मत जुटाकर मनोज से कहा, सुनो ऐसा मत करो, अपने को संभालो, अंकित के लिए ही सही कुछ तो कोशिश करो। मनोज ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी दोनों थे। क्या कोशिश करूं प्रिया, डॉक्टर ने साफ कह दिया है 6 महीने, फिर क्या बचा है मेरे पास। प्रिया की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को रोका, तो क्या बस ऐसे ही हार मान लोगे, कुछ तो करो, मंदिर चलो, प्रार्थना करो। शायद उसकी बात अधूरी रह गई। मनोज ने उसे बीच में ही टोक दिया, मंदिर, वहाँ क्या मिलेगा, पत्थर की मूर्ति, मेरी जान थोड़े बचा लेगी। प्रिया चुप हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की उम्मीद टूटने लगती है तो कोई न कोई किरण कहीं से चमक ही जाती है। अगले ही दिन सुबह मनोज को नींद नहीं आई, वह बिस्तर पर पड़ा छत को घूर रहा था। सिर में हल्का दर्द फिर से शुरू हो गया था। उसने सोचा कम से कम बाहर की हवा तो लगे। फिर धीरे धीरे उठकर वह घर से बाहर निकल गया। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। सूरजपुर की गलियां शांत थी, बस कुछ कुत्तों के भौंकने और दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मनोज बिना सोचे समझे चलता गया। उसके पैर अपने आप उसे पुराने शिव मंदिर की ओर ले गए, जिसके सामने से वह रोज दुकान जाते वक्त गुजरता था। आज मंदिर के बाहर भीड़ कम थी, कुछ लोग जल देकर अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर बैठे बुदबुदा रहे थे। मनोज एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने मंदिर को देखा, पुरानी सी दीवारें, ऊपर टूटी हुई मीनार और सामने एक बड़ा शिवलिंग जिस पर लोग चढ़ा रहे थे जल। उसे समझ नहीं आया कि वह यहाँ क्यों आया है, शायद बस थकान से ध्यान हटाना चाहता था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो मंदिर के बाहर बैठा कुछ बेच रहा था। वह सफेद धोती पहने था, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अजीब सा तेज था। मनोज उसके पास चला गया। बूढ़े ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा जल ले लो, 1 रुपए का लोटा, शिवजी सब ठीक कर देंगे। मनोज को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसने कहा, बाबा शिवजी अगर सब ठीक करते तो दुनिया में कोई दुखी क्यों होता। बूढ़ा हंसा और बोला, सही कहते हो, लेकिन कभी कभी रास्ता वही दिखाते हैं, कोशिश तो करो। मनोज ने कुछ सोचा और जेब से एक सिक्का निकाल कर बूढ़े को दे दिया। उसने लोटा लिया और मंदिर के अंदर चला गया। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शायद प्रिया की बात उसके दिमाग में कहीं गहरे बैठ गई थी। उसने देखा कि लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, कुछ बुदबुदा रहे थे। उसने भी वैसा ही किया। जल चढ़ाते वक्त उसे अजीब सा लगा, ना शांति मिली ना कोई चमत्कार हुआ, बस एक खालीपन सा महसूस हुआ। वह वापस बाहर आया और बिना किसी से बात किए घर लौट गया। उस रात मनोज को नींद नहीं आई। वह टीवी चालू करके बैठ गया। चैनल बदलते हुए उसकी नज़र एक धार्मिक चैनल पर पड़ी। वहां एक संत बड़े जोश से बोल रहे थे, शिवजी महादेव हैं, उनके सामने कोई समस्या टिक नहीं सकती। एक लोटा जल, थोड़ी सी श्रद्धा और देखो कैसे रास्ते खुलते हैं। मनोज ने टीवी बंद कर दिया, लेकिन उस संत की बात उसके दिमाग में अटक गई। उसे विमल की कहानी याद आई जो उसने कभी नहीं सुनी थी। एक आदमी जिसे ब्रेन ट्यूमर था और जो शिवजी की भक्ति से ठीक हो गया। अगली सुबह मनोज फिर मंदिर गया। एक बार उसने यह सोच लिया था कि वह कुछ दिन यह करके देखेगा, शायद कुछ हो शायद ना हो, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने जल चढ़ाया और मन ही मन कहा, अगर आप सच में हैं तो कुछ तो दिखाइए। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मनोज ने अगले कुछ दिन तक मंदिर जाना शुरू कर दिया। हर सुबह वह उठता, नहाता और चुपचाप उस पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ता। एक छोटा सा लोटा हाथ में लिए वह शिवलिंग पर
जल चढ़ाता और कुछ पल खामोश खड़ा रहता। उसे नहीं पता था कि वह क्या मांग रहा है, जिंदगी, उम्मीद या बस एक संकेत। जल चढ़ाने के बाद वह बिना किसी से बात किए घर लौट आता। यह उसकी नई दिनचर्या बन गई थी। प्रिया को मनोज का यह बदलाव देखकर थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, शायद यह सब करने से इसके मन को सुकून मिले। उसने मनोज से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी प्रार्थना करने लगी थी। अंकित को यह सब अजीब लग रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी पापा रोज सुबह कहाँ जाते हैं? प्रिया ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मंदिर बेटा, पापा भगवान से बात करने जाते हैं। अंकित ने भौहें सिकोड़ ली। भगवान से बात की? वो तो बहुत बोलते नहीं हैं। प्रिया हंस पड़ी, लेकिन उसके मन में भी यही सवाल था। सूरजपुर के छोटे से मोहल्ले में मनोज का मंदिर जाना जल्दी ही चर्चा का विषय बन गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दुकान के पास चाय की टपरी पर रामू ने एक दिन मजाक में कहा, रे मनोज भाई, अब संत बन गए हैं, पहले तो मंदिर की तरफ देखते भी नहीं थे। बस बैठे कुछ लोग हंस पड़े। मनोज ने यह सुना लेकिन चुप रहा। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। घर लौटकर उसने प्रिया से कहा, लोगों को मेरे मंदिर जाने से क्या दिक्कत है? मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा। प्रिया ने उसकी हाथ थाम कर कहा, दुनिया ऐसी ही है मनोज, तुम अपने मन की सुनो। लेकिन सोच तो यह है कि मनोज का मन भी पूरी तरह आश्वस्त था नहीं था। जल चढ़ाने के कई दिन बीत गए, लेकिन न तो उसकी तबीयत में कोई सुधार हुआ, न कोई चमत्कार दिखा। सिर दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाता। एक रात वह प्रिया से बोला, मैं यह सब बेकार में कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। प्रिया ने जवाब दिया, मनोज अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, थोड़ा सब्र रखो। मनोज ने उसकी बात सुनी, लेकिन मन में संदेह बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मनोज को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सुबह मंदिर पहुंचा। उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग लाइन में खड़े जल चढ़ा रहे थे। मनोज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक जवान लड़के पर पड़ी, जो मंदिर के कोने में बैठा रो रहा था। शायद 20-22 साल का होगा। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मनोज को लगा कि वह उसे कहीं देख चुका है। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? लड़के ने आंखें पोंछी और धीरे से कहा, मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा दिन नहीं बचे। मैं यहाँ रोज जल चढ़ाने आता हूँ, पर कुछ नहीं हो रहा। मनोज को उसकी बात सुनकर अपने हालात याद आ गए। उसने कहा, मैं भी उसी हाल में हूँ, मुझे भी ट्यूमर है, डॉक्टरों ने 6 महीने दिए हैं। लड़के ने उसे देखा और कहा, फिर आप यहाँ क्यों आते हैं? मनोज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, शायद उम्मीद के लिए। उस लड़के का नाम था विजय। वह पास के गांव से था और अपनी माँ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने मनोज को बताया, मैंने सुना है कि यहाँ एक बाबा आते हैं जो लोगों को रास्ता बताते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास कोई खास दवा है। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मनोज को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, कौन बाबा, क्या नाम है उनका? विजय ने कहा, पता नहीं, लोग कहते हैं कि वे कभी कभी यहाँ आते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं और चेहरे पर तेज होता है। मनोज को भी वह बूढ़ा याद आया जिससे उसने पहली बार लोटा खरीदा था। क्या वो वही था? उस दिन मनोज घर लौटा, लेकिन उसका मन विजय की बातों में अटक गया। उसे लगा कि शायद ये सब बेकार की अफवाहें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या सच में कोई ऐसा रास्ता हो सकता है? अगले दिन वह फिर मंदिर गया। इस बार उसने उस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। मनोज ने जल चढ़ाया और मन ही मन कहा, अगर सच में कोई शक्ति है तो मुझे उस बाबा से मिलवा दो। शाम को मनोज घर पर बैठा था। सिर में फिर से दर्द शुरू हो गया था। प्रिया उसे दवा देने आई। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रिया ने दरवाजा खोला तो बाहर विजय खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना सा कागज था। उसने कहा, मनोज भैया, यह उस बाबा का पता है। मुझे आज मंदिर में
एक आदमी ने दिया। वह कह रहा था कि यहाँ कोई वैद्य रहता है जो पुरानी दवाओं से इलाज करता है। मैं अपनी माँ को लेकर जा रहा हूँ, आप भी चलोगे? मनोज ने कागज लिया, उस पर लिखा था हरीफ वैद्य, नर्मदा घाट, मांडव रोड, सूरजपुर से 20 किलोमीटर। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही संकेत था जिसका उसे इंतजार था? मनोज उस रात सो नहीं सका। विजय के दिए कागज को उसने बार बार पढ़ा। हरीफ वैद्य, नर्मदा घाट, मांडव रोड। यह नाम और पता उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर भरोसा करे या नहीं। एक तरफ उसका मन कह रहा था कि यह सब बेकार की बातें हैं, डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया है कि उसका ट्यूमर लाइलाज है। एक तरफ कहीं गहरे में एक छोटी सी चिंगारी थी जो कह रही थी क्या पता शायद कोई रास्ता हो। सुबह प्रिया को उसने कहा कि उसे कहीं जाना है, तो उसने सुबह जाने के लिए वह तैयार हुआ। प्रिया ने कागज देखा, उसने प्रिया को कागज दिया और कहा मनोज, कोशिश करने में क्या हर्ज है, तुम रोज मंदिर जा रहे हो, शायद ये उसी का जवाब हो। मनोज ने उसकी आंखों में देखा, प्रिया की बातों में एक अजीब सा यकीन था, उससे भी हिम्मत दे रहा था। उसने कहा ठीक है, मैं विजय के साथ जाऊंगा, लेकिन अगर यह सब झूठ निकला तो वह चुप हो गया। प्रिया ने उसका कंधा थपथपाया और बोली सब ठीक होगा। अगले दिन सुबह मनोज और विजय ने मांडव रोड की ओर जाने का फैसला किया। विजय ने बताया कि वह अपनी मां को साथ नहीं ला रहा क्योंकि वह इतनी कमजोर थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी। मैं पहले वैद्य से बात करूंगा, फिर मां को लाऊंगा, उसने कहा। मनोज ने हामी भरी। दोनों ने सूरजपुर के बस स्टैंड से एक पुरानी सी बस पकड़ी जो मांडव रोड की तरफ जाती थी। बस खचाखच भरी थी। लोग, सामान और गर्मी ने मनोज का सिर दर्द और बढ़ा दिया। वह खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। विजय ने मनोज को टोका, मनोज भैया आप डर रहे हैं? मनोज ने हल्के से मुस्कुराकर कहा डर तो नहीं, पर यह सब अजीब लग रहा है। एक अनजान आदमी, अनजान जगह, क्या सच में कोई वैद्य होगा? विजय ने जवाब दिया मुझे भी यकीन नहीं था, पर मंदिर में उस आदमी की बातों में कुछ तो था। उसने कहा कि हरि वैद्य ने कई लोगों को ठीक किया है। मनोज चुप रहा। उसे विजय की बातों में बचकानी लग रही थी, लेकिन अब वह इतना आगे आ चुका था कि पीछे हटना भी ठीक नहीं लगा। बस ने उसे मांडव रोड के एक छोटे से गांव में उतारा। वहां से नर्मदा घाट की दूरी पैदल तय करनी थी। सूरज सिर पर चढ़ चुका था और मनोज की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के आगे धुंधलापन छा गया। विजय ने उसे देखा और घबरा गया। मनोज भैया आप ठीक हैं? रुकिए, पानी पी लीजिए। उसने अपनी बोतल निकाली और मनोज को पानी पिलाया। मनोज ने कुछ देर सुस्ताया, लेकिन उसका मन कह रहा था कि वापस लौट जाए। उसने विजय से कहा शायद यह गलती थी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना चल पाऊंगा। विजय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला भैया बस थोड़ा और, नर्मदा घाट अब ज्यादा दूर नहीं। अगर हम अब लौट गए तो क्या मुंह लेकर घर जाएंगे? मनोज ने उसकी आंखों में देखा। विजय की बातों में एक अजीब सा जोश था जो उसे भी हिम्मत दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। दोनों फिर से चल पड़े। रास्ता जंगल और खेतों से होकर गुजर रहा था। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। मनोज को लग रहा था कि वह किसी गलत जगह आ गया है। तभी विजय ने एक पतली सी पगडंडी की ओर इशारा किया। वो देखिए नर्मदा का किनारा, अब बस कुछ ही मिनट। मनोज ने देखा, दूर हरे भरे पेड़ों के बीच नर्मदा की चमकती धारा दिख रही थी। उस दृश्य को देखकर उसने थोड़ा सुकून मिला। नर्मदा घाट पर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि वहां कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ पूजा कर रहे थे। छोटा सा मंदिर था जिसके पास कुछ झोपड़ियां बनी थी। विजय ने एक बुजुर्ग औरत से पूछा माँ जी हरीफ कहाँ मिलेंगे? औरत ने एक झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा वहां, लेकिन वो अभी शायद किसी से मिल रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मनोज और विजय उस झोपड़ी के बाहर बैठ गए।
मनोज का सिर दर्द अब और भी बढ़ गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और नर्मदा की लहरों की आवाज सुनने की कोशिश करी। तभी झोपड़ी का पर्दा हटा और एक आदमी बाहर निकला। वह मध्यम उम्र का था, साधारण कपड़े पहने हुए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मनोज और विजय को देखा और कहा, आप लोग हरीफ से मिलने आए हैं? विजय ने उत्साह से कहा, हाँ, हमें उनका पता मंदिर में मिला था। आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ही हरीफ हूँ, बताइए क्या परेशानी है? मनोज को उसकी सादगी देखकर हैरानी हुई। वह कोई बाबा या संत जैसा नहीं लग रहा था, बस एक साधारण सा इंसान। मनोज ने हिम्मत जुटाकर अपनी बीमारी के बारे में बताया। विजय ने भी अपनी माँ की हालत का जिक्र किया। हरीफ ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मेरे पास पुराने नुस्खे हैं जो मेरे दादा परदादा से मिले हैं, लेकिन इलाज में वक्त लगता है और सबसे ज़रूरी है यकीन। क्या आप दोनों तैयार हैं? मनोज का मन फिर से संदेह से भर गया। उसने सोचे, यह आदमी क्या सच में कुछ कर सकता है? लेकिन विजय की आंखों में जो चमक थी उसने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। हरीफ ने कहा, आप दोनों कल सुबह फिर आना, मैं कुछ जड़ी बूटियां तैयार करूंगा, और हाँ, रोज सुबह नर्मदा में स्नान करना, यह भी इलाज का हिस्सा है। वापसी में बस में मनोज चुप रहा। विजय ने उससे पूछा, मनोज भैया, आपको हरीफ कैसे लगे? मनोज ने धीरे से कहा, पता नहीं, कुछ तो है उनमें, पर मुझे अभी डर लग रहा है। विजय हंसा और बोला, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर अब रास्ता दिख गया है, चलते रहना है। नर्मदा घाट से लौटने के बाद मनोज का मन अजीब सही उथल पुथल में था। हरीफ की सादगी और उसकी बातों में छिपा यकीन उसे बार बार याद करा रहा था, लेकिन साथ ही उसका पुराना संदेह भी सिर उठा रहा था। क्या जड़ी बूटियां सच में ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को ठीक कर सकती हैं? यह सवाल उसे रात भर सोने नहीं दे रहा था। प्रिया ने उसे कहा, मनोज, तुमने कोशिश शुरू की है, आप पीछे मत हटो। मनोज ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसका मन नहीं कहीं और ही था। अगली सुबह मनोज और विजय फिर से मांडव रोड के लिए निकले। इस बार मनोज ने प्रिया को साथ लेने की सोची। वह प्रिया को भी अपने साथ ले जाने के बारे में सोचने लगा और उसने प्रिया को साथ चलने के लिए कहा। प्रिया ने अंकित को पड़ोस की शर्मा आंटी के पास छोड़ा और उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में मनोज चुप रहा, लेकिन प्रिया और विजय आपस में बात करते रहे। विजय ने बताया कि उसने अपनी माँ को हरी वैद्य के बारे में बताया था और वह भी अब थोड़ी उम्मीद से भर गई थी। प्रिया ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, भगवान सब ठीक करेंगे विजय, बस हमें धैर्य रखना है। मनोज ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ बोला नहीं। नर्मदा घाट पहुंचने पर हरीफ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था और उस पर मिट्टी का बर्तन रखा था, जिनमें हल्की सी जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। हरीफ ने तीनों को देखा और मुस्कुरा कर कहा, आ गए आप लोग, अच्छा हुआ समय पर आए। उसने मनोज से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। मनोज ने बताया कि सिर दर्द अब और बढ़ गया है और कभी कभी उसे चक्कर भी आते हैं। हरीफ ने ध्यान से सुना और कहा, यह बीमारी पहले और गुस्सा करेगी, फिर धीरे धीरे शांत होगी, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। हर दिन नर्मदा में स्नान और मेरी दी हुई दवा को समय पर लेना। हरीफ ने एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें गहरे भूरे रंग का तरल था। उसने कहा, यह जड़ी बूटियों का काढ़ा है, इसे दिन में 2 बार सुबह और रात को खाली पेट लेना। और हाँ, खाने में तेल मसाला बिल्कुल बंद, सिर्फ सादा खाना, दाल चावल और हरी सब्जियां। फिर उसने विजय को एक दूसरी शीशी दी और कुछ अलग निर्देश दिए। प्रिया ने पूछा, वैद्य जी, यह कितने दिन लेना होगा? हरीफ ने जवाब दिया, यह बीमारी का इलाज देगा। कुछ हफ्ते में फर्क दिखेगा, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में महीने लग सकते हैं। सबसे जरूरी है मन साफ रखो, डर और शक को निकाल दो। मनोज ने शीशी को हाथ में लिया और उसे देखता रहा। उसे लगा यह कोई जादू की दवा नहीं, बस पानी में कुछ मिला हुआ है, लेकिन हरीफ की आंखों में जो भरोसा था
उसने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। हरीव ने आगे कहा, मनोज तुम रोज मंदिर जा रहे हो, यह अच्छा है। शिव जी को जल चढ़ाते रहो, वो तुम्हें ताकत देंगे। मनोज को यह सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा। उसे लगा हरीव को कैसे पता कि वह मंदिर जाता है। उसने पूछा, आपको कैसे पता? हरीव हंसा और बोला, नर्मदा सब देखती है, तुम्हारी बातें यहाँ तक पहुँच जाती हैं। वापसी की बस में प्रिया ने मनोज से कहा, यह वैद्य कोई साधारण इंसान नहीं लगता, उसकी बातों में कुछ तो है। मनोज ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अगर यह दवा काम नहीं की तो मैं कुछ और नहीं करूँगा। फिर प्रिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन से मनोज ने हरीव के बताए नियमों का पालन शुरू कर दिया। सुबह वो नर्मदा में स्नान करने जाता, फिर मंदिर में जल चढ़ाता और घर लौटकर काढ़ा पीता। शुरुआती कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन 5वें दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सिर दर्द इतना बड़ा कि वह बिस्तर से उठ नहीं सका। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे उल्टियां होने लगी। प्रिया घबरा गई। उसने तुरंत विजय को बुलाया जो पास ही रहता था। विजय ने कहा, मनोज भैया, वैद्य जी ने कहा था कि पहले बीमारी और गुस्सा करेगी, शायद यही हो रहा है। लेकिन मनोज का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने गुस्से से कहा, यह सब बकवास है, मैंने कहा था कि कोई फायदा नहीं होगा। अब बस मैं और नहीं करूंगा। प्रिया ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने उसकी एक ना सुनी। उस रात घर में सन्नाटा छा गया। अंकित चुपके से अपने कमरे में जाकर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा के साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह प्रिया ने हिम्मत जुटाकर मनोज से कहा, मनोज तुम हार मत मानो, यह सब आसान नहीं है, लेकिन तुमने जो शुरू किया है उसे पूरा तो करो, अंकित के लिए ही सही। मनोज ने उसकी ओर देखा। प्रिया की आंखों में देखा आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प। लेकिन उसने धीरे से कहा, ठीक है, कुछ दिन और, लेकिन अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो मैं रुकूंगा नहीं। उसी दिन दोपहर में विजय फिर से उसके घर आया। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने बताया, मनोज भैया, मेरी माँ को आज थोड़ा बेहतर लग रहा है। वो सुबह उठकर कुछ देर बैठी। ऐसा कई महीनों बाद हुआ। मनोज को उसकी बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। विजय ने आगे कहा, मैंने वैद्य जी से आपकी बात की, उन्होंने कहा कि आप एक बार फिर उनसे मिल लो, वो कुछ और बताना चाहते हैं। मनोज ने सोचा कि अब और क्या बाकी है, लेकिन प्रिया की जिद और विजय की बातों ने उसे फिर से नर्मदा घाट जाने के लिए तैयार कर दिया। अगले दिन वह अकेले ही हरि वैद्य से मिलने गया। इस बार हरि ने उसे अपनी झोपड़ी के अंदर बुलाया। वह दीवार पर एक छोटा सा शिवलिंग था और पास में कुछ पुरानी किताबें रखी थी। हरि ने मनोज से कहा, मनोज तुम्हारा मन डोल रहा है, यह बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं मन की भी है, तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। मनोज ने गहरी सांस ली और कहा, वैद्य जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब कुछ दिखता नहीं तो यकीन कैसे करूं? हरि ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यकीन दिखने वाली चीज नहीं है, यह वो आग है जो अंदर जलती है। तुम शिवजी पर जल चढ़ाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उनसे दिल से बात की? जाओ नर्मदा के किनारे बैठो और अपने मन की हर बात कह डालो, फिर देखो क्या होता है। मनोज को हरि की बातें अजीब लगी, लेकिन उसने वैसा ही किया। उस दिन वह नर्मदा के किनारे घंटों बैठा रहा। उसने अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी जिंदगी की हर बात जैसे किसी अनजान दोस्त को कह डाली। उसे नहीं पता था कि वह नर्मदा से बात कर रहा है, शिवजी से या खुद से, लेकिन जब वह उठा तो उसका मन हल्का था। नर्मदा के किनारे से लौटने के बाद मनोज को पहली बार कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसका मन हल्का था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस रात उसने हरिवैद्य की दी हुई शीशी से काढ़ा पिया और बिस्तर पर लेट गया। कई दिनों बाद उसे गहरी नींद आई। सुबह जब वह उठा तो सिर दर्द हल्का सा कम लगा। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन इतने दिनों की तकलीफ के बाद यह छोटी सी राहत भी उसे बड़ी लगी। उसने प्रिया से कहा, शायद यह काढ़ा कुछ काम कर रहा है। प्रिया की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, शिव जी की कृपा है मनोज,
अब हिम्मत मत हारना। अगले कुछ दिन मनोज ने हरि वैद्य के बताए नियमों का सख्ती से पालन किया। सुबह नर्मदा में स्नान, मंदिर में जल चढ़ाना और काढ़े का सेवन, यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उसे अपनी तबीयत में एक छोटे छोटे सुधार दिखने लगे। चक्कर आना कम हो गया और सिर दर्द अब उतना तेज नहीं रहता था। विजय भी हर दिन खबर लेकर आता कि उसकी माँ की हालत में सुधार हो रहा है। एक दिन उसने खुशी से कहा, मनोज भैया, माँ ने आज खुद से खाना खाया। वैद्य जी का इलाज सच में कमाल है। मनोज ने उसकी बात सुनी और मन ही मन सोचा, शायद सच में कुछ हो रहा है। लेकिन जहाँ रोशनी भरती है वहाँ छाएं भी गहरी होती हैं। मनोज का यह बदलाव घर और मोहल्ले में सबको अच्छा नहीं लगा। प्रिया की खुशी को देखकर मनोज के बड़े भाई सुरेश को कुछ ठीक नहीं लगा। सुरेश सूरजपुर में ही रहता था और एक दिन स्कूल में शिक्षक था। वह हमेशा मनोज को कमजोर और कम अकल समझता था। एक दिन वह मनोज के घर आया और बोला, मनोज, ये क्या ढोंग कर रहा है तू? मंदिर, वैद्य, जड़ी बूटियां, यह सब बेकार है। तुझे बड़े शहर ले चलते हैं, वहाँ ठीक इलाज होगा। मनोज ने शांत स्वर में कहा, भैया, मुझे यहाँ कुछ फर्क दिख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुरेश गुस्से में भड़क गया। फर्क? यह सब तेरे दिमाग का वहम है। तू प्रिया को भी बेवकूफ बना रहा है। अगर कुछ हो गया तो अंकित का क्या होगा? प्रिया ने बीच में बोलने की कोशिश की। भैया, हम बस उम्मीद से, लेकिन सुरेश ने उसे टोक दिया। चुप रहो प्रिया, तुम लोग अंधविश्वास में पड़ गए हो। उस दिन घर में तनाव बढ़ गया। सुरेश गुस्से में चला गया, लेकिन उसके शब्द मनोज के मन में चुभ गए। मोहल्ले में भी बातें शुरू हो गई। रामू ने चाय की टपरी पर कहा, मनोज अब ठीक होने का नाटक कर रहा है। कोई वैद्य ट्यूमर ठीक कर देगा। ऐसा होता तो डॉक्टर क्या करते? शर्मा आंटी ने प्रिया से कहा, देखो, ज्यादा भरोसा मत करो, कहीं पैसा वैसा बर्बाद ना हो जाए। इन बातों का असर मनोज पर पड़ने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह सच में गलत रास्ते पर है। उस रात उसने प्रिया से कहा, क्या सच में यह सब बेकार है? अगर भैया सही है तो? प्रिया ने उसका हाथ थाम कर कहा, मनोज, जो ठीक लग रहा है उसे करो, लोग हमेशा बोलते रहेंगे। अगले दिन मनोज फिर नर्मदा घाट गया। उसे हरि वैद्य से कुछ सवाल पूछने थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हरि एक छोटे से पौधे को पानी दे रहा था। मनोज ने कहा, जी, मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यह सब झूठ है, मैं क्या करूं? हरि ने पौधे को पानी देना बंद किया और मनोज की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने कहा, मनोज, लोग वही कहते हैं जो उनके पास है, संदेह, लेकिन जो बीज बोया है उसे फलने का वक्त दो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, उनकी नहीं। मनोज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको यह सब कैसे पता? यह जड़ी बूटियां, यह इलाज, आप कौन है? हरी हल्के से हंसा और बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे दादा एक हकीम थे, उन्होंने मुझे एक किताब और नुस्खे दिए, लेकिन सच कहूँ यह सब नर्मदा की देन है। मैं यहाँ सालों से हूँ और जो यहाँ आता है उसे रास्ता मिलता है। मनोज की उसकी बातें रहस्यमयी लगी। उसने पूछा, तो यह क्या चमत्कार है? हरि ने जवाब दिया, चमत्कार वही देखता है जो उसे ढूंढता है। मेरे लिए यह मेहनत और यकीन का खेल है। उस दिन हरि को मनोज ने एक नया काढ़ा दिया और कहा, अब इसे लेना शुरू करो। हाँ, अपने मन को शांत रखो। अगले हफ्ते फिर मिलना। मनोज घर लौटा, लेकिन उसका मन हरि की बातों में उलझ गया। उसे लगा कि हरि कुछ छुपा रहा है, शायद उसका अतीत, शायद कोई बड़ा सच। कुछ महीने बाद मनोज फिर पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर ने भी यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया कि ट्यूमर लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा, यह मेडिकल साइंस के लिए चमत्कार जैसा है, क्योंकि बिना सर्जरी या कीमोथेरेपी के ऐसा होना असामान्य है। लेकिन मनोज जानता था कि यह सिर्फ जड़ी बूटियों का असर नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और प्रार्थना का फल था। उसने एक दिन प्रिया से कहा, प्रिया, तुम ना होती तो मैं शायद टूट गया होता। तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। प्रिया की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर सुकून
की मुस्कान। अब मनोज हर सोमवार मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मन से धन्यवाद करता। उसने अपनी दुकान फिर से शुरू की, अंकित को पढ़ाने में समय देने लगा और मोहल्ले में भी लोगों से मिलना जुलना फिर से शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसे अंधविश्वासी कहकर ताना मारते थे, अब उसी से सलाह मांगने लगे। विजय की माँ भी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और विजय अक्सर मनोज से कहा करता, भैया हम दोनों की जिंदगी हरि वैद्य ने बदल दी। मनोज हर बार मुस्कुराता रहता, हरि तो सिर्फ माध्यम थे, असली शक्ति तो नर्मदा और शिव जी की थी। एक दिन जब कुछ सामान्य हो चला था, मनोज अकेले नर्मदा घाट गया। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और नर्मदा की लहरों में सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। वह वहीं किनारे बैठ गया, वहीं जगह जहां कभी वह डर, पीड़ा और संदेह के साथ बैठा था। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे नर्मदा, हे शिव शंकर, आपने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मेरी आत्मा को भी नया जीवन दिया। आपने मुझे खुद से मिलवाया। अब मैं जानता हूँ कि चमत्कार मंदिरों में नहीं, दिल के अंदर होते हैं, और जब इंसान ठान ले तो कोई भी अंधकार हमेशा नहीं रह सकता। तभी एक हवा का हल्का सा झोंका आया। नर्मदा की लहरें थोड़ी और तेज हो गई, जैसे कोई दिव्य संकेत दे रही हो। मनोज ने आंखें खोली और ऊपर आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि सच में ऊपर कोई शक्ति है जो हमें टूटने से पहले थाम लेती है। उस दिन से मनोज ने अपने जीवन का उद्देश्य ही बदल लिया। अब हर हफ्ते अपने मोहल्ले के लोगों को, गांव के बच्चों को बैठाकर अपनी कहानी सुनाया करता। कोई उपदेश नहीं, बस एक सच्चा अनुभव। वह कहता, अगर दिल में विश्वास हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। भगवान की कृपा और अपनी हिम्मत से कोई भी नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है। इस प्रकार मनोज की यह यात्रा बीमारी से विश्वास तक, संदेह से साधना तक और पीड़ा से पुनर्जन्म तक केवल उसकी नहीं बल्कि हजारों लोगों की प्रेरणा बन गई। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।